नमस्कार दोस्तों, क्या हो? सारा ठीक हो? उम्मीद करूँ सारा बढ़िया मुझे ठीक ही ठीक रहे हो। वर्तमान में जो जमाना चल रहा है कोरोना वायरस को चल है, और वायरस इतना खतरनाक है कि 1/3 लोगों ने संक्रमित कर चुके हो। सगलों मोटो एक ही इलाज है, बचाव, निकला हुआ कोई मोटो इलाज को नहीं। और उसके अलावा सरकार जो कर रही है अपनी तरफ से इसको बचाने के लिए लॉकडाउन लगाया है, और लॉकडाउन के अलावा वैक्सीनेशन भी चल रहा है। वैक्सीनेशन चल जरूर रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा मैंने देखा है कि वैक्सीनेशन के बारे में अलग अलग भ्रांतियां फैलाई हुई है। इतनी अलग अलग भ्रांतियां फैलाई हुई है कि लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने का मुख्य उद्देश्य, कई लोग ये कह रहे हैं कि ये है कि इससे आदमी के अंदर नपुंसकता का भाव पैदा हो जाता है। मतलब आदमी कभी बच्चे का बाप नहीं बन सकता, और औरतों के लिए भी यही है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। मोदी जी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कर रहे हैं। ऐसी ह्यूमर फैली हुई है हमारे बीच में, ऐसी अफवाहें फैली हुई है हमारे बीच में। तो ये बिल्कुल झूठ, एकदम झूठी अफवाह है। आपको इसके ऊपर विश्वास नहीं करना है, और आपको वैक्सीन लगानी ही है। अभी हम वैक्सीन के बारे में ही चर्चा करेंगे इस वीडियोस के माध्यम से कि वैक्सीन, देखिए अलग अलग मैंने पॉइंट बनाए हैं। पहला ये है कि वैक्सीन होती क्या है। आमतौर पे लोग ये मान के चलते हैं कि वैक्सीन क्या है, कि जो हमें जो कोरोना वायरस केस में यहाँ पे जो इंजेक्शन लगाया जाता है वही वैक्सीन है। नहीं, बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण कर ली कि चाहे हम टेबलेट ले रहे हैं चाहे हम दवाई ले रहे हैं, वो सारी की सारी वैक्सीन ही होती है। केवल इंजेक्शन वैक्सीन नहीं होता, सारी की सारी वैक्सीन ही होती है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि क्या गारंटी है। गारंटी क्या है का मतलब, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जब भी वैक्सीन की बात हो रही है, 5 में से 1 व्यक्ति जरूर ऐसा कह रहा है कि क्या गारंटी है कि वैक्सीन लगाने के बाद मृत्यु नहीं होगी या कोरोना नहीं होगा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे वैक्सीन का निर्माण किस तरीके से होता है, क्या क्या चरण होता है, कितना समय लगता है, क्या क्या करना पड़ता है, वैक्सीन निर्माण के चरण, स्वीकृति कब मिलती है उसको, वैक्सीन निर्माण होने के बाद कितना भाग, किस तरीके से वो कितना निर्माण हो जाए कि उसको स्वीकृति मिल जाए, इसके साइड इफेक्ट क्यों आ रहे हैं वैक्सीन के। हम सारा का सारा जो ढांचा है वो कोरोना वायरस के लिए बनी वैक्सीन को लेकर के ही चलेंगे। मैं जब से वैक्सीन का नाम लूँ आप समझ लेना कि निर्माण सबका इसी तरीके से होता है। और जब बात करूँ मैं साइड इफेक्ट वगैरह की, तो कोरोना वायरस के वालों की ही करूँगा। उसके बाद वैक्सीन के बाद भी मृत्यु क्यों होती है, कि वैक्सीन लगाया हुआ था, लेकिन हमने बहुत सारी जगह ऐसा सुना है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों की मृत्यु हो रही है, वो क्यों हो रही है। फिर हम इसमें यह देखेंगे कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना क्यों हो रहा है, अन्य बीमारियां हो तो क्या करें। मतलब बहुत सारे लोगों को अलग अलग बीमारियां होती है, तो अलग अलग बीमारियां हैं तब लोगों को क्या करना चाहिए। फिर किन को वैक्सीन लगानी चाहिए, मतलब किन को लगानी चाहिए और किन को नहीं लगानी चाहिए। कोरोना है, मतलब आज मान लीजिए आपको कोरोना है किसी को, उस समय वैक्सीन लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। कोरोना होने के बाद यदि आप वापस तैयार हो गए हो तो उसके बाद आपको वैक्सीन लगानी है कि नहीं लगानी है। और उसके बाद अन्य कुछ गलत फहमियाँ हैं जो अंत में मैं चर्चा करूंगा। इन सारी चर्चाओं करने के बाद में मैं आपको रिपोर्ट भी लगाऊंगा कि कितने लोगों को वैक्सीनेशन होने के बाद कोरोना हुआ, कितनी मृत्यु हुई। उसके बाद आप खुद तय कर लेना कि हमें वैक्सीन लगानी है या नहीं लगानी है, लगानी है तो किस तरीके से लगानी है। सारा का सारा जो डाटा है स्टैंडर्ड डाटा है, इसमें कतई जरूरत नहीं है, तो आप पूर्णतः विश्वास कर सकते हो। जितनी भी बातें मैंने यहाँ लिखी है, जितनी भी बातें आपको बताऊंगा, पूरी की पूरी प्रमाणिक बातें होगी, एक भी उसमें अफवाह या झूठ नहीं होगी। सबसे पहला, वैक्सीन क्या है। वैक्सीन से पहले आपको 2 शब्दों के बारे में जानना है, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी। जो विज्ञान के स्टूडेंट हैं जितने सुन रहे हैं उन सबको पता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी होते क्या है। ये एक तरीके से ये बाहर से हमें आक्रमण करता है। एंटीजन मतलब ऐसा जीवाणु है, जैसे कोरोना वायरस मान लीजिए, ऐसा वायरस जो हमें बाहर से हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण करता है। और एंटीबॉडी क्या करती है, वो हमारे उससे एंटीजन से रक्षा करती है। मतलब ये बाहर से आक्रमण कर रहा है, ये हमारा एक तरीके से एंटीबॉडी का मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता है हमारी, उसी को एंटीबॉडी बोलते हैं।
वैक्सीन का निर्माण करने का मतलब होता है कि एंटीबॉडी हमारी तैयार करवाई जाती है। आपको पता नहीं होगा कि वैक्सीन में कुछ अलग नहीं मिलाया जाता। वैक्सीन बनती कैसी है कि जो वायरस है, जिस वायरस के विरोध के लिए, जिस वायरस के लिए हमारे शरीर को एंटीबॉडी, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो वैक्सीन हमें दी जा रही है, उसी का मृत अंश, उसी वायरस का मृत अंश या उसी का थोड़ा बहुत कम मात्रा में जीवित अंश है, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है ताकि वो एंटीबॉडीज का निर्माण कर सके। सभी रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर ही होती है और कहीं नहीं होती, शरीर के अंदर ही होती है। हम एंटीबॉडीज का निर्माण करने के लिए उसी, जिस रोग से लड़ने के लिए उसी वायरस को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं, और कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई अलग से कुछ नहीं मिलाया जाता। तो ये है वैक्सीन। समझ में आ गया वैक्सीन किस तरीके से। दूसरा है गारंटी क्या है। देखिए, गारंटी कुछ भी नहीं है। आप इस वैक्सीन को हेलमेट की तरह समझिए। आप हेलमेट लेकर के मोटरसाइकिल पर निकल रहे हो, मोटरसाइकिल ड्राइविंग कर रहे हो, आप हेलमेट लेकर के निकल रहे हो, तो आपके एक्सीडेंट यदि हो जाए तो मरने के चांसेस, यदि आपकी हेलमेट है तो 1% है, और यदि हेलमेट नहीं है तो 50% है, 50 से 60%। उसके बावजूद भी हेलमेट या गाड़ी की बात करें, सीट बेल्ट या एयरबैग्स बनाने वाली जो कंपनी है, कभी भी गारंटी नहीं देती कि इसके लगाने के बाद में आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो ये एक हेलमेट ही है। मैं इतनी गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि मैं लगाऊंगा, जितने मेरे परिचित हैं उनको बहुत सारे लोगों ने लगवा लिए हैं, और बहुत सारे लोग धीरे धीरे लगवा रहे हैं। यही गारंटी है, और मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है कि इस वीडियोस के माध्यम से आपको ये कहूँ कि आपको वैक्सीन लगानी है। बाकी गारंटी नहीं है कि मृत्यु होगी नहीं, हो कुछ भी सकता है, लेकिन संभावना लगाने के बाद 0.1% है, और नहीं लगाने के बाद 50 से 60% है। ये आप ध्यान रखिए। फिर वैक्सीन निर्माण के चरण क्या क्या है, ये रहे। वैक्सीन निर्माण की जो अवस्थाएं होती है वो 4 अवस्थाएं होती है। 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था है प्री ह्यूमन ट्रायल। ट्रायल का मतलब प्रयोग करना एक तरीके से। प्री का मतलब पहले, ह्यूमन का मतलब होता है मानव। मानवों से पहले प्रयोग किया जाता है, मानवों पे नहीं प्रयोग किया जाता। सबसे पहले जब भी वैक्सीन, किसी भी प्रकार की, कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी यदि वैक्सीन बन रही है तो सबसे पहले मानवों के ऊपर उसका ट्रायल नहीं किया जाता है। प्री ह्यूमन ट्रायल को 2 चरणों में बांटा है, एक लेबोरेटरी स्टेज और दूसरा ट्रायल्स ऑन एनिमल्स। सबसे पहले लेबोरेटरी स्टेज, लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला में, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले प्रयोगशाला में ही इसका प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद एनिमल्स के ऊपर, वो एनिमल्स जिनके बहुत सारे जो जीनोम्स है, वो हमारे जो मानव बॉडी है उससे मिलते जुलते हैं हमारे, जैसे बंदर है, चूहे है, उनके और हमारे मानव, हमारे जो मनुष्य की बात करें, एक तरीके एक जैसे से ही है वो। इसीलिए ज्यादातर जब ट्रायल किया जाता है वैक्सीन का तो इन्हीं के ऊपर किया जाता है, चूहों के ऊपर, बंदर के ऊपर। ये स्थिति जब गुजर जाए, ऐसी स्थिति गुजर जाए, तो आप यकीन मानिए जिस समय सबसे पहले जब भी कोई वायरस आता है तो उस वायरस को बढ़ाने के लिए एक देश में, जब मैं भारत की बात करूं तो भारत देश में उस वायरस के लिए 100 से ऊपर कंपनी है वो काम करना शुरू कर देती है, लेकिन इसी स्टेज के ऊपर 70 से 80 कंपनियां फेल हो जाती है यहां पर। दूसरी है ह्यूमन ट्रायल, मानवों के ऊपर ट्रायल किया जाता है। मानवों के ऊपर जब ट्रायल किया जाता है उसके 3 स्टेज हैं। तीसरे, पहला है एडल्ट्स के ऊपर, मतलब 10 से 80 या लगभग 20 से 80 तक हम एडल्ट्स को लेते हैं, मतलब किशोर व्यक्तियों को लेते हैं हम, और उनके ऊपर प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जब हम ह्यूमन ट्रायल्स की बात है, उनको 3 भागों में बांटा है, तो सबसे पहले उन्हीं के ऊपर प्रयोग करते हैं। ये 10 से 80 तक के होते हैं, और इसमें क्या होता है कि ज्यादातर साइड इफेक्ट का यहाँ आपको पता चल जाता है। ये पहली स्टेज है, स्टेज 1, फेज 1 आप मान सकते हो, ये पहला चरण है। दूसरा जो चरण है वो लगभग 450 से 550 व्यक्तियों को मिलाकर के,
उनके ऊपर प्रैक्टिकल किया जाता है, उनके ऊपर प्रयोग में ली जाती है, उनको डोज दी जाती है। उनमें रिस्क ग्रुप, जोखिम वाले समूह है, रिस्क ग्रुप वाले लोगों को भी लेते हैं। रिस्क ग्रुप वाले लोग ऐसे व्यक्ति जिनको मान लीजिए कई बीमारियां हैं, जैसे बीपी है, शुगर है, कैंसर आदि बीमारियां हैं, उन लोगों को लेते हैं। समझ में आ गई बात। एक शब्द मैंने बीच में यहाँ पे लिखा है एफिकेसी टेस्ट, ये अभी बाद में चर्चा करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा अलग में विस्तार से मुझे बताना पड़ेगा आपको। 450 550 लोग, इसी के अंदर हम जो बहुत सारे हद से काफी ज्यादा साइड इफेक्ट का हमें पता चल जाता है। ये फेज 2 की बात कर रहा हूँ मैं। फेज 2 20 से 80, 10 से 80 तक गाइडेंस को लिया जाता है। फिर फेज 2 की हम बात करें, 450 550 लोगों को, अलग अलग तरीके बीमार लोगों को भी प्रयोग में लिया जाता था कि किस तरीके की बीमारी के ऊपर कहीं कोई साइड इफेक्ट न हो। समझ में आ गई। ये फेज 2 से निकलने के बाद में ध्यान से देखना, मेरे ऊपर में क्या नाम है, अप्रूवल, स्वीकृति कब मिलती है। अप्रूवल 2 तरीके से मिलती है, एक स्टैंडर्ड और एक होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब होता है जब, जैसे आज वर्तमान में जितनी भी कोवैक्सीन जो वैक्सीन बनी हुई है कोरोना के लिए, सारी की सारी वैक्सीन सभी देशों की सरकार ने उनको इमरजेंसी अप्रूवल दी है। इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब होता है ये फेज 3 से पहले ही दे दी जाती है। मतलब यहाँ तक तीसरा, पहला स्टेज, फिर दूसरा फेज है, यहाँ पर इसको चेक करने के बाद में इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया जाता है। क्योंकि सिर्फ समय की कमी है, वायरस बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो इसमें इसलिए दी जाती है कि मान लीजिए जरूर है खतरा, पूरा जांच नहीं हुआ, फेज 2 में हुआ, लेकिन इतना तय जरूर हो गया कि यदि हम 10,000 लोगों को वैक्सीन देंगे तो मृत्यु होने की संभावना 5 से 7 लोगों की है। तो 5 से 7 लोगों को की बजाय यदि 10,000 लोगों को यदि वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो 10,000 में से मान के चलिए कम से कम 5 से 6,000 लोग कोरोना पॉजिटिव यदि हो रहे हैं, तो हो सकता है उनमें से 2-2,500 लोगों की मृत्यु भी हो जाए। और यदि इतने लोगों की मृत्यु हो जाए, इससे बेहतर है कि 10,000 में से 2-3 लोगों की मृत्यु हो। तो यहाँ पे ये सरकार रिस्क ली हुई है, सारे पूरे विश्व की सारी सरकारों ने इतना रिस्क लिया हुआ है। और इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है, और स्टैंडर्ड अप्रूवल जो दिया जाता है फेज 3 के बाद। तो ये फेज 2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अप्रूवल दे दिया जाता है। वर्तमान में जितनी भी कोवैक्सीन बनी हुई है वो सारों को फेज 3 से पहले, यानी इस स्थिति के बाद में, इतना चेक करने के बाद में अप्रूवल दे दिया गया है। तीसरा जो चरण है, दूसरा, उसी में तीसरा जो फेज है वो, उसमें क्या किया जाता है, अत्यधिक संख्या में, काफी संख्या में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग वातावरण में, अलग अलग लोगों के ऊपर, अलग अलग देश में, अलग अलग तरीके के मनुष्यों के ऊपर प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। और इससे क्या होता है, रेयर साइड इफेक्ट को जानना का काम होता है। रेयर साइड इफेक्ट का मतलब यहाँ से लगभग इफेक्ट होने का मतलब होता है 1% साइड इफेक्ट बचा है। जो फेज 2 है, यहाँ तक 1% ही साइड इफेक्ट बचते हैं। यहाँ उसके बाद में जो 1% जो दुर्लभ जो साइड इफेक्ट बच रहे हैं, उसकी जानकारी के लिए हमें तीसरा जो फेज से गुजरना पड़ता है। इस फेज से गुजरने के बाद में जब हमें रेयर साइड इफेक्ट का पता चल जाता है, तब ये जो स्टेज आती है वो अप्रूवल स्टेज आती है। और अप्रूवल स्टेज में ये स्टैंडर्ड स्टेज, ये स्थायी है, ये क्या है, स्थायी है, और ये अस्थायी होती है इमरजेंसी अप्रूवल। इमरजेंसी अप्रूवल जिन जिन कंपनियों को दिया हुआ है, हो सकता है सरकार उसके बाद उसको पाबंद भी कर सकती है, रोक लगा सकती है। स्टैंडर्ड अप्रूवल मिल गया, इसके बाद इसका मतलब है आपके ऊपर अब कोई रोक नहीं लगेगी। ठीक है। कई जो कंपनियां होती है वो फेज 4 की तरफ भी जाती हैं, चौथे चरण की तरफ भी। चौथे चरण की तरफ यदि वो अच्छी जो कंपनियां होती है वो ये करती है, ये चौथा चरण ये स्वैच्छिक होता है। स्वैच्छिक का मतलब वो जो अच्छी कंपनी है वो ये चाहती है किसी भी रूप में, कहीं पर भी उनको ऐसा लगे कि हमारी लगाई हुई वैक्सीन की वजह से ये साइड इफेक्ट हुआ है किसी व्यक्ति को, तो इसी के ऊपर वो प्रयोग करता रहते हैं और अपने वैक्सीन में सुधार करते रहते हैं। ये जो चौथा फेज होता है वो स्वैच्छिक होता है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई दबाव नहीं होता है। समझ आ गया आपके बात, यहाँ पे कोई दबाव नहीं होगा। ठीक है। अभी जो वर्तमान में चल रही है वो कौन सी चल रही है, फेज 2 वाली इमरजेंसी अप्रूवल पर चल रही है। ठीक है। अब हमने एक वर्ड इसके अंदर देखा था, एफिकेसी टेस्ट। क्या शब्द है, एफिकेसी टेस्ट। आप ये जानिए पहले कि एफिकेसी होती क्या है। एफिकेसी का मतलब ये होता है कि
एफिकेसी सबसे पहले एक शब्द आपको और जानना पड़ेगा आपको, प्लेसिबो। प्लेसिबो शब्द क्या होता है? एफिकेसी से पहले कौन सा शब्द आपको जानना पड़ेगा? प्लेसिबो शब्द के बारे में आपको जानना पड़ेगा। प्लेसिबो का मतलब क्या होता है, इस एग्जांपल से आप समझिएगा कि मान लीजिए आपके कोई ना कोई, मान लीजिए सर दर्द हो रहा है, और आपके सर दर्द जब हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कई डॉक्टर्स क्या करते हैं कि आपको ऐसी दवाई या ऐसा इंजेक्शन दे देते हैं जो किसी काम का नहीं। मान लीजिए पानी दे दिया आपको, ठीक है, समझ में आ गई बात। मान लीजिए आपको एक इंजेक्शन लगा दिया, आप जा रहे थे, डॉक्टर साहब सर दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में जबरदस्त दर्द हो रहा है, और डॉक्टर साहब क्या करते हैं, आपको कोई उसकी दवाई नहीं देते, और सिर्फ वो क्या करेंगे, आपको मान लीजिए पानी का इंजेक्शन लगा दिया या ऐसी कोई टेबलेट दे दी जो कोई काम की नहीं है, 0 लेवल की है, किसी भी प्रकार की ना असर करने वाली है ना बिगाड़ने वाली है, और नौटंकी पूरी करेंगे डॉक्टर साहब को। वो क्या कहेंगे, आपको ये सुबह खाली पेट लेना है, ये दोपहर को लेना है, ये शाम को लेना है, पूरा आपको बताएंगे। और 2 दिनों के बाद में, 1 या 2 दिनों के बाद आप डॉक्टर साहब के पास जाते हो, फिर डॉक्टर साहब को जाकर बोलते हो सर आपने दवाई बहुत अच्छी दी थी। वही जब असर हो जाता है, उसी का नाम है प्लेसिबो। मतलब इसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की वजह से बहुत सारे लोग हैं वो तैयार हो रहे हैं, ठीक है, आत्मविश्वास से तैयार हो रहे हैं, उनके अंतरात्मा में ये लगने लग जाता है कि हमने टेबलेट ले रखी है, बड़ी अच्छी टेबलेट है, इससे तैयार हो जाती है। आत्मविश्वास का बहुत ज्यादा महत्व है हमारी जिंदगी में। यदि हम कॉन्फिडेंट हैं, यदि हमारे खुद के ऊपर हमें विश्वास है, तो बिना कोई इंजेक्शन लिए ही, बिना कोई दवाई लिए ही हम उससे जीत सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में जो कोरोना वायरस से जो लोग नहीं मर रहे हैं, उससे ज्यादा, जैसे पेंडेमिक से ज्यादा इन्फोडेमिक ज्यादा है। गलत सूचनाओं की वजह से दिन रात हम गलत लोगों को, इसकी मौत होगी, इसकी मौत होगी, उनको देख देख करके ज्यादा लोग मर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये कोई स्टैंडर्ड विचार नहीं है, ये कोई ऑथेंटिक विचार नहीं है, लेकिन मेरा विचार ये है कि लगभग यदि 100 लोगों की मौत हो रही है तो 100 लोगों में से 50 से 60 लोग हैं वो भय से मर रहे हैं। वर्तमान में भी अभी की बात कर रहा हूँ। भय से मरने का मतलब क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल के समझिए कि अभी 1.5 साल पहले एक न्यूज आई थी मैंने कि अमेरिका में एक ऐसे व्यक्ति था जिसको फांसी की सजा दे दी गई थी, मृत्यु की सजा दे दी गई थी, और वहाँ के जो वैज्ञानिक है वो उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल करना चाहते थे मनुष्य के ऊपर। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि आपने तो उसकी मृत्यु दे ही दी है, मृत्यु का दंड दे दिया, हम इसके ऊपर थोड़ा प्रयोग कर लें। तो वो उसके पास लेकर के गए, और पास लेकर के जाने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पर उस व्यक्ति को एक कोठरी में बंद किया, और उनके पास गए एक जहरीला सांप लेकर के। इतना ज्यादा वो जहरीला था कि उसे ये कहा गया कि जैसे ही ये तुम्हें डसेगा आपकी मृत्यु हो जाएगी, तुरंत मृत्यु हो जाएगी। और उसके बाद उसके आंखों पर पट्टी बांध दी गई। हुआ यूं कि पट्टी बांधने के बाद उसको सांप जो था, जहरीला सांप, तो उसको पास लेके ही नहीं गई, उसके शरीर पर एक सुई चुभा दी गई, और सुई चुभाते ही उस व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई, वो भय था। उसके अलावा एक चीज और बड़े आश्चर्य की बात हुई कि जब उसको चेक किया गया मृत्यु के कारण को, तो तब जब पोस्टमार्टम उस बॉडी का किया गया तो उस बॉडी के अंदर उतना ही जहर मिला जितना उस सांप के काटने से मिलता था। यही है प्लेसिबो, मेन रीजन। हम हमारे शरीर के अंदर ही जहर को पाल रहे हैं, ठीक है। अब एफिकेसी क्या होती है? एफिकेसी का मतलब ये होता है, एफिकेसी का मतलब ये होगा कि मान लीजिए 10 व्यक्ति है या 20 व्यक्ति को मान लीजिए हम वैक्सीन दे रहे हैं, ठीक है। उनमें से 10 व्यक्ति ऐसे पकड़ेंगे जिनको प्लेसिबो दिया है, मतलब कुछ भी वैक्सीन वगैरह नहीं दिया, सिर्फ उसको ऐसा लग रहा है कि हमें वैक्सीन दिया गया है, और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको वैक्सीन दी गई है। फिर इनका निष्कर्ष निकाला जाता है। निष्कर्ष कैसा निकाला? निष्कर्ष के लिए एक जो फाइबर कंपनी है, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, फाइबर वाली, उन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला। फाइबर ने क्या किया कि टोटल 43,000 लोगों के ऊपर प्रैक्टिकल किया। कितने लोगों पर? 43,000 में 21,500 लोगों के ऊपर उन्होंने प्लेसिबो का प्रयोग किया।
और 21,500 के ऊपर उन्होंने वैक्सीन का प्रयोग किया। ठीक है, जब निष्कर्ष निकाला तब उन्होंने पाया कि 170 लोग वापस पॉजिटिव हो गए। प्रयोग करने का मतलब ये होता है कि उन्होंने 43,000 लोगों को वैक्सीन बना करके उस क्षेत्र में भेज दिया जहां कोरोना वायरस के संक्रमण आसानी से आ जाए। जब संक्रमण आने की बात आई तब 21,500 मतलब टोटल 43,000 में से 170 लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे, और 170 में से 162 लोग ऐसे थे जिनके प्लेसिबो का प्रयोग किया हुआ था। ठीक है, और 8 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन लगाने के बाद में भी उनको कोरोना हुआ। क्यों हुआ, क्या कारण थे, वो आगे बाद में पढ़ेंगे। रिपोर्ट कैसे निकाली जाती है इस एफिकेसी की? एफिकेसी की बात करें तो भारत में थोड़ी बड़ी तनातनी भी है। अभी हाहाकार मचाता है एफिकेसी रेट में, क्योंकि एक ही है फाइबर कंपनी, इसकी एफिकेसी रेट है 95%। मॉडर्ना जो कंपनी है उसकी 94%, और भारत के साथ जो ऑक्सफोर्ड जो कंपनी है उसकी जो एक एफिकेसी रेट है वो 67% है। सिर्फ 67%। कटती कैसे, निकलती कैसे एफिकेसी रेट? निकलती ऐसे है कि ऐसे लोग जिनको प्लेसिबो लगाने के बाद संक्रमण हुआ है, प्लेसिबो से संक्रमण, इसमें से वैक्सीन से संक्रमण वालों को घटाया जाता है। वैक्सीन लगाने के बाद जो संक्रमित हुए हैं उन लोगों को इसमें से घटाया जाता है। ठीक है, और बट्टा में क्या लगाया जाएगा? वैक्सीन से संक्रमित लोग, और गुणा में 100। ये है एफिकेसी रेट। ठीक है, जब इस एफिकेसी रेट से निकाली गई तब पता चला कि प्लेसिबो जिनके लगाया हुआ था 162 लोग, यानी बराबर आ जाता। मान लीजिए 85 आ जाते, 170 थे, 85 वो थे, 85 में से 85 घटा देते तो 0 बचता। इसका मतलब वैक्सीन का कोई महत्व ही नहीं होता। 100% आ जाता तो प्लेसिबो का कोई महत्व नहीं था। लेकिन एग्जिट डाटा है वो यही आया था, फाइबर कंपनी का। देखिए, एफिकेसी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि अलग अलग कंपनियों ने अपने अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरीके के लोगों के ऊपर प्रयोग किया होगा। उन्होंने अलग अलग लोग थे वहां पे, उनके इम्यून सिस्टम अलग था, उनका वातावरण अलग था, उनके जो लिंग है वो अलग अलग थे, अलग अलग आयु के लोग थे। इसलिए एफिकेसी रेट से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। कि एफिकेसी लेकर के जो हल्ला मचा वो बिल्कुल व्यर्थ है, मैं उसको कुछ मानता ही नहीं। ठीक है, तो एफिकेसी रेट से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ये सिर्फ बताने के लिए बताया कि ये एफिकेसी होती है जब आपको सुनेंगे। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि हमने पढ़ लिया वैक्सीन क्या है, क्या गारंटी है बचेंगे, वैक्सीन निर्माण के चरण, स्वीकृति कब दी जाती है। तो स्वीकृति आपने देख लिया, इमरजेंसी जब स्वीकृति दी जाती है तो फेज 2 तक दी जाती है, फेज 3 से पहले। और स्टैंडर्ड जो स्वीकृति मिलती है वो स्वीकृति मिलती है फेज 3 के बाद। जब तीनों ट्रायल हो जाए, फेज 1, फेज 2, फेज 3, उसके बाद है वो स्टैंडर्ड स्वीकृति दे दी जाती है। एक वैक्सीन के निर्माण में लगभग 9 से लेकर के 15 तक का समय लगता है, 15 वर्ष का समय पूर्णतया उस निर्माण के लिए। विश्वास नहीं होगा आपको, एक वैक्सीन को निर्माण में 9 से लेकर के 15 साल तक का समय लग जाता है। अब हम जानेंगे कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट क्यों हैं और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं।